चलो, पिछले क्लास में स्टार्ट कर दिया था न्यूक्लियस। सर एक क्वेश्चन है सर, हाँ पूछो। ये वाला है सर। इसमें ए चार्ज्ड ऑयल ड्रॉप ऑफ मास हम्म 2.5 into 10 to the power minus 7 kilogram हम्म is और in space. Is in फटाफट space. पढ़ते जाओ। Okay, sir. Between the two plates, हम्म each of area 2 into 10 to the power minus 2 meter square of a parallel plate capacitor. When the upper plate has a charge of 5 into 10 to the power minus 7 coulomb and lower plate has an equal negative charge, हम्म the oil the oil remain stationary. The charge of oil drop is take G बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है सर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या दे रखा है? उसमें सर। लास्ट में क्या बोल रहे हो? द ऑयल रिमेन्स स्टेशनरी। तेजी से पढ़ो ना, द तेजी से पढ़ो। द ऑयल रिमेन्स स्टेशनरी. हम्म द चार्ज ऑफ द ऑयल ड्रॉप इज हम्म टेक जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है सर। क्या 8G बराबर? सॉरी, जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे वो तो होती ही है भाई, वो तो क्या, उसको नहीं छोड़ो। सर, साइड में दे रखा है सर। मिल्कन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट में ना मिल्कन ने किसी आयल ड्रॉप पे चार्ज को कैलकुलेट करा था। कैसे कर सकते हैं आयल ड्रॉप पे चार्ज को, ये समझो पहले, तब बनेगा। ठीक है, रेडी हो? यस सर। चलो देखो, एक एक हमने एक आयल ड्रॉप लिया। आयल ड्रॉप ये न्यूट्रल है। कैसा है ये? न्यूट्रल। कोई चार्ज नहीं है इस पे, नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है। सर। और इसको मैं गिरा दिया हूँ यहाँ पे। यहाँ पे पता है ना, बाहर में एयर भी है कि नहीं एयर? यस सर। तो एयर में अगर ये गिरेगा, एयर में मान लो अगर ये गिरेगा, तो कौन कितना फोर्स लगेगा इस पे बताओ? एक लगेगा mg, एक लगेगा बॉयंसी फोर्स, और दूसरा लगेगा ड्रैगिंग फोर्स, जिसको 6 पाई ईटा r भी बोलते हैं। तो इन सब फोर्सेज में क्या होगा, ये टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लेगा। फ्लूइड में पढ़े तो थे, क्या यस कर सर। लेता है? एक कांस्टेंट वेलोसिटी गेन कर लेता है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी का वैल्यू भी तो निकाला था, याद है फ्लूइड में? 2r²/9 ईटा रो बी यस सर। माइनस रो, यहाँ पे गैस हो जाएगा इंटू जी। याद है कि नहीं है? यस सर। इस टर्मिनल वेलोसिटी से गिरने लगता है, और ये कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट। गिरने लगता है। फिर क्या करते हैं, जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से गिर रहा है, तो इसके ऊपर में ना एक्सरे को मारते हैं, एक्सरे से हिट करते हैं ड्रॉप को। किससे हिट करते हैं? एक्सरे से। जब एक्सरे से हिट करते हैं, तो आपको पता है एक्सरे के पास बहुत हाई एनर्जी है कि नहीं है? यस सर। तो जब हाई एनर्जी होगा, तो इस ड्रॉप का ना, ये जो लिक्विड है या आयल का ड्रॉप है, इसका कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर जंप कर जाएगा। करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। तो इस पे, इस ड्रॉप पे एक चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आएगा?
पॉजिटिव चार्ज। ड्रॉप पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और ये किस स्पीड से जा रहा है? टर्मिनल वेलोसिटी से। मान लेता हूं इस पे चार्ज है Q। इस पे चार्ज हमने क्या मान लिया? क्यू। Q क्या है? चार्ज ऑन द ड्रॉप। चार्ज ऑन द ड्रॉप। ड्रॉप पे ये चार्ज है। ड्रॉप पे यस ये सर। चार्ज है Q। अब देखो क्या करा गया। इस चार्ज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। देखना ध्यान से। ये प्लस चार्ज का जो ड्रॉप है वो किधर जा रहा है? नीचे जा रहा है टर्मिनल वेलोसिटी से। तो अगर मैं इसको इधर पे प्लस चार्ज कर दूं प्लेट को, और इधर कर दूं माइनस चार्ज, तो क्या होगा बताओ? अगर यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस कर दूं तो क्या होगा? एक जैसे ये। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। होगा कि नहीं? हाँ सर। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड। और पता है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बताओ? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। कितना होता है? सिग्मा बाई और एप्सिलॉन सिग्मा नॉट। को लिखते हैं Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट। तो ये Q है प्लेट का चार्ज और ये है प्लेट की एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई क्या? यस सर। अब क्या होगा? जब हमें इस पे चार्ज पता है Q, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है ये, तो चार्ज बॉडी पे फोर्स एक लगता है। फोर्स होता है Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ऊपर की तरफ एक फोर्स लगने लगेगा। ऊपर की सर ये तरफ क्या पोटेंशियल होगा? फोर्स। हाँ, पोटेंशियल फोर्स नहीं सॉरी। नहीं सर। क्या हाँ सर कह ठीक रहे? है ठीक है। नहीं सर ये क्यू यू आपने क्यू ई एक फोर्स बताया था ना, पोटेंशियल फोर्स बताया था क्या होता है? ये फोर्स होता है ना QE। और हाँ सर। Q भी एनर्जी होता है भाई। Q हाँ भी सर। बताया था पोटेंशियल एनर्जी। यस सर हाँ और वही। ये है फोर्स। सर क्यू ई। यहाँ तक आए समझ में क्या? यस सर। अब ये ऊपर लगने लगा QE फोर्स। तो अब इसका FBD बनाओ कि अब चार्जेस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। चार्जेस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, सॉरी। इस ड्रॉप पे जो कि चार्ज है इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा? एक तो ऊपर लग रहा होगा ये QE। पहले जैसे समझना। अभी ना, अभी जस्ट चार्ज होने से जस्ट पहले, प्लेट रखने से जस्ट पहले ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा था। किससे जा रहा था? कांस्टेंट वेलोसिटी से। एकाएक इधर फोर्स लगने लगा। तो अब सारा काम उल्टा हो गया। फोर्स इधर लगा तो अब ड्रैगिंग फोर्स तो इधर काम करेगा ना, क्योंकि जिधर बॉडी मूव करने लगे क्या होगा? बॉडी चल इधर रहा है, अब फोर्स लग रहा है ऊपर, तो धीरे धीरे यह स्पीड कम होगा कि नहीं कम होगा? यस सर। कम होगा। और स्पीड, ड्रैगिंग फोर्स जो होती है 6 पाई ईटा RB, ये भी तो देखो स्पीड पे ही डिपेंड कर रहा है। तो ये स्पीड कम होगा तो ये भी फोर्स कम होगा। होगा कि नहीं? तो ऊपर वाला फोर्स कम होगा तो नीचे वाला एक फोर्स आ जाएगा। तो इस तरीके से लास्ट में क्या होगा ना, लास्ट में मान लो कि बोर्ड ऊपर चलने लगा। लास्ट में मान लो ना, ऊपर फोर्स लगा था तो बाद में क्या हो गया? एक टर्मिनल वेलोसिटी VT2 से चलने लगा ऊपर। तो ऊपर लगेगा तो ड्रैगिंग फोर्स नीचे काम करेगा 6 पाई ईटा RB T2। और बॉयंसी फोर्स तो ऊपर ही काम करेगा। और QE फोर्स तो ऊपर ही काम कर रहा है। तो फिर से ये फोर्स ना इसको बैलेंस कर लेता है। और जब बैलेंस कर लेगा तो स्पीड क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो कांस्टेंट। जाएगा। स्पीड हो, तब उस केस में क्या होगा? FB प्लस QE इक्वल्स टू 6 पाई ईटा RB T2। होगा कि नहीं होगा? यस सर। ये हो जाएगा। आ जाएगा समझ में?
ये टर्मिनल वेलोसिटी होती है। अच्छा, ये इस टर्मिनल वेलोसिटी से ये ऊपर जाने लगेगा। इस टर्मिनल वेलोसिटी से ये क्या लगे, ऊपर जाने लगेगा। अब बुआयंसी फोर्स कितना आएगा, पिछले इक्वेशन में देखो, पिछला जो इक्वेशन आया था उसमें क्या क्या जुड़ा था, देखो पिछला इक्वेशन को भी मैं यही लिख देता हूँ। पिछला जो डायग्राम था उसमें क्या था, पिछला डायग्राम को यहाँ पे बना रहा हूँ। पिछला डायग्राम में बुआयंसी फोर्स ऊपर था, 6 पाई ईटा आर भी ऊपर था, जिसको T1 बोला था, टर्मिनल वेलोसिटी T1 नीचे था, और इन दोनों फोर्स को mg बैलेंस कर रहा था। नहीं तो हमें मास पता होगा, g पता होगा, 6 पाई ईटा दिया ही रहेगा, r इंटू भी। टर्मिनल स्पीड कैसे निकालेंगे, जब वेट पता है, गैस की डेंसिटी पता होगी तो बुआयंसी फोर्स भी मालूम रहेगी। जब बुआयंसी फोर्स मालूम रहेगी तो यहाँ से रेडियस निकल आएगी, और जब रेडियस निकल आएगी तो यहाँ पे रेडियस की वैल्यू रख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज की वैल्यू मालूम है, बुआयंसी फोर्स मालूम है, तो टर्मिनल स्पीड निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कितना चार्ज उस पे आया। ये वाला Q का वैल्यू पूछ रहा है, चार्ज ही तो अननोन है। तो सारी चीजें जब कैलकुलेट हो जाएगी तो बचेगा कौन, Q बचेगा। तो Q क्या होगा, निकल आएगा। Q क्या होगा, निकल आएगा। और सिंपलिसिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, सिंपल कैलकुलेशन के लिए, सिंपल कैलकुलेशन के लिए हम लोग ऐसे एक एजम्पशन मान लेते हैं कि मान लो ना ड्रॉप का स्पीड बहुत कम है, तो जब स्पीड बहुत कम है तो ये क्या होगा, लगभग जीरो हो जाएगा कि नहीं। यस सर। ड्रॉप का स्पीड मान लो बहुत कम है तो ऊपर लगेगा क्यू ई या नीचे लगेगा एम जी, और बैलेंस हो जाएगा, नहीं बैलेंस होगा। यस सर। तो क्यू ई की वैल्यू सिंपली एम जी लिख देते हैं, और क्यू निकालना है तो एम जी बाई ई लिखते हैं। बात आया समझ में कि नहीं। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता है कि नहीं पता है, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, इसको रख देंगे, इसको यहाँ पे रख देंगे। तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम जी अपॉन ई, ई का वैल्यू क्या हो गया, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगी एम जी ए एप्सिलॉन नॉट ओवर क्यू, ये आ जाएगी। इतना चार्ज होगा ड्रॉप पे। समझ में आए ड्रॉप पे कितना चार्ज होगा। यस सर। अब बोलो वैल्यू क्या क्या था, मैं रख रहा हूँ वैल्यू। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू रखना थोड़ा कठिन है, इसलिए मैं इसको क्या करता हूँ, इसको ऐसे लिख देता हूँ, एम जी ए बाई क्यू, और इसको लिख देता हूँ 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, लिख सकता हूँ कि नहीं। यस सर। और इसको 4 पाई से ही है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू याद कर लो ना। चलो ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद रखो, और उसके बाद क्या करो, इसमें पुटिंग करो। अब वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या आता है, वैल्यू पुट करके देखते हैं। अब बताओ जल्दी से, मास कितना था गिवन, मास फटाफट सर बोल। हाँ, मास कितना था, 2.5 into 10 to the power minus 7। -7 यस सर। kg। यस सर। जी की वैल्यू 10, एरिया की वैल्यू बोलो। एरिया 2 into 10 to the power minus 2 मीटर स्क्वायर। सही है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जानते हो ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8 पॉइंट। हाँ 8.854 10 का पावर -12, तो इसको 9 लिख लो, 9 10 का पावर -12। अब बताओ चार्ज कितना दिया था, सर चार्ज 5 into 10 to the power minus 7। -7। तो -7 और -7 कैंसिल आउट हो गया, 5 दूनी 10, और 2.5 इंटू 2 क्या हो गया 5, और 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 9 क्या हो गया 90। नहीं, अब पावर बचा कितना, -12 और -2, तो -14, इतना कुलम। या इसी को लिख सकते हैं 9 10 का पावर -13 कुलम,
ये चार्ज ड्रॉप पे था, ड्रॉप पे इतना चार्ज था। यस सर। आंसर देखो क्या है। आंसर सर 8.85 into 10⁻⁻13 कूलम। हो गया ना, समझ में आ गया ना। यस सर। 8.854 को जो हमने 10 ले लिया था ना, यहाँ पे 9 ले लिया था। यस सर, उसी वजह से सर। चलो, और कोई क्वेश्चन है? सर एक और क्वेश्चन है सर, बोलो। थियोरेटिकल है ये तो। ये सर इसमें दे रखा है इन अ फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज हम्म सुनो, इलेक्ट्रॉन थ्रू। डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है? डिस्चार्ज का मतलब होता है, पहले कोई चीज न्यूट्रल था, जैसे सोडियम क्लोराइड ले लो, तो ये क्या है? न्यूट्रल है ना, यस सर। न्यूट्रल है। और इसको अगर आयंस में ब्रेक कर दो तो वो क्या हो जाएगा? चार्ज्ड हो जाएगा। डिस्चार्ज किसको बोलते हैं? जैसे कोई गैस है और गैस पहले मॉलिक्यूल के फॉर्म में, इसको एनर्जी दिया और इससे इलेक्ट्रॉन बाहर आने लगा, तो इसी को बोलते हैं डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब किसी सिस्टम से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में डिस्चार्ज की ये मीनिंग। हॉस्पिटल से मरीज बाहर 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 आता है, वो भी तो डिस्चार्ज होता है सर। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन मरीज ही है ना, जहां जाएगा बीमारी फैलाएगा। यस सर। चलो बोलो, यस क्वेश्चन बोलो। सर, बोलो इन द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज थ्रू गैसेस हम्म at low pressure, हम्म the colored glow हम्म in the tube हम्म appears as a result of। हम्म और सर ऑप्शन दे रखा है, बोलू सर। हाँ बोलो ना। collision between the charged particle emitted from the cathode and the atom of the gas। ओके। फर्स्ट में ये दे रखा है सर। और हाँ। सेकंड में दे रखा है collision between different electron of the atom of the gas। ओके। और थर्ड में दे रखा है सर excitation of electron in the atom। ओके। सर कॉल, और फोर्थ में दे रखा है collision between the atom of the gas। ओके। तो वो तो एक्साइटेशन के वजह से होता है, जैसे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, जिसपे बहुत सारी डिस्कवरी हुई है। अल्फा रे की डिस्कवरी हुई है, बीटा रे की डिस्कवरी हुई है, गामा रे की डिस्कवरी हुई है। तो ये सब वैक्यूम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से ही हुआ है। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से इन सब की डिस्कवरी हुई थी, अल्फा बीटा गामा की। तो पहले मान लो गैसेस के फॉर्म में है, यहाँ पे कहाँ से रोशनी निकल रहा है, ये क्या बता रहा है, कहाँ से निकल रहा है? क्वेश्चन में सर कहाँ गैस से से, बोल? थ्रू थ्रू गैस एट लो प्रेशर। गैस से निकल रहा है, यही ना। यस सर। तो यस गैस सर। वाले मॉलिक्यूल को क्या होगा, कम प्रेशर पे, और यहाँ पे डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेशर कम रखते हैं, लेकिन यहाँ का वोल्टेज बहुत हाई होता है, तभी डिस्चार्ज होता है। कम प्रेशर और हाई वोल्टेज पे क्या होता है, हर पार्टिकल्स को ज़्यादा एनर्जी मिलता है, एक्साइटेशन ज़्यादा मिलता है ना, उस वजह से होगा। सर तो थर्ड थर्ड आएगा सर इसमें ऑप्शन, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम। रीजन वही होगा, क्योंकि और किससे टकराएगा ये? यस सर। ये वाला डिस्कवरी देख लेना ना, अल्फा बीटा गामा की डिस्कवरी, उससे समझ में आ जाएगा। डिस्कवरी ऑफ अल्फा बीटा गामा इन डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ये मैं लास्ट में यस सर। बता दूंगा मॉडर्न फिजिक्स में, टेंशन मत लो। ठीक है सर। सर हाँ जी। जो सर वो वाला क्वेश्चन भेजा था उसमें क्या आएगा सर? कौन सा क्वेश्चन? मिल्कन्स आउल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट established that हाँ। electric charge depends on velocity।
और नंबर 2 स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.76 into 10 to the power 11 कूलम प्रति किलोग्राम। और सर ऑप्शन सी में बोल दे रहे हो रखा क्या? है। हाँ सर, ऑप्शन बोल रहे हैं सर। हाँ, और बोलो। और सी में सर इलेक्ट्रॉन हैज वेव नेचर। अच्छा, और डी में इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। यही तो है भाई। मिलिकन ने अपने ड्रॉप में क्या कैलकुलेट किया, कोई आयल है और इस पे ना टोटल चार्ज काउंट कर लिया। इस पे क्या काउंट कर लिया? टोटल चार्ज। हाँ, एक दो नहीं काउंट करा, एक दो आयल पे नहीं काम किया उसने ना, अपने जीवन का 21 साल इसी एक्सपेरिमेंट पे लगाया। समझ रहे हो? 21 साल। एक दो साल नहीं, 21 साल एक ही एक्सपेरिमेंट किया। कभी कौन सा आयल लिया, कभी कौन सा आयल लिया, कभी छोटा ड्रॉप लिया, कभी बड़ा ड्रॉप लिया, कभी अलग डेंसिटीज का लिया, है ना। 21 साल तक केवल यही काम किया मिलिकन। तो वो क्या पाया कि जैसे मान लो कि एक बहुत सारा मान लो ड्रॉप्स है हमारे पास, ऐसे ड्रॉप्स आया, बहुत सारा ड्रॉप्स लिया, अलग अलग नेचर का ड्रॉप्स लिया, और क्या पाया? मान लो पाया ना कि इस पे चार्ज है 5p, और इस पे चार्ज है मान लो 10p, और इस पे चार्ज है मान लो 20p, और इस पे चार्ज मान लो 25p, और इस पे मान लो 75p आया। तो क्या कुछ चीजें कॉमन सेंस से समझ में आता है कि ये सारी चीजें ना 5 के ही मल्टीपल में आ रहा है? यस सर। नहीं आ रहा है? यस सर। सारी चीजें ना 5 के मल्टीपल में ही जनरेट हो रहा है। ऐसा 1000-2000 एक्सपेरिमेंट किया होगा मिलिकन ने। सारी चीजें 5 के ही मल्टीपल में आ रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ, जैसे इसको मैं अगर बोल दूं कि इस पे चार्ज है x, तो इस पे चार्ज हो गया 2x, इस पे चार्ज हो गया 4x, इस पे चार्ज हो गया 5x, और इस पे चार्ज हो गया, कितना हो गया? 15x। तो x क्या है? सबसे छोटा चार्ज है कि नहीं है x? यस सर। तो इसी तरीके से, या ऐसे समझो, ये जितना भी नंबर है सबका अगर मैं HCF निकाल दूं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 5 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। क्योंकि 5 से सभी डिविजिबल है, या 5 के किसी इंटीजर का मल्टीपल ये सब है। तो बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट फैक्टर 5 नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है, और इसी को हम इसका यूनिट बना लेंगे। बोल देंगे कि जितने भी आयल्स होंगे ना नेचर में, या आयल्स ही क्यों, कोई भी बॉडी नेचर में होगा, उसमें जो चार्ज होगा वो 5 के मल्टीपल में होगा। तो उसी तरीके से मिलिकन ने जब एक्सपेरिमेंट करा, तो बहुत सारे ड्रॉप्स पे जब उन्होंने ऑब्जर्वेशंस करा, तो क्या पाया? किसी पे चार्ज आता है 3e, किसी पे आता है 4e, किसी पे आता है 5e, किसी पे आता है 6e, किसी पे आता है 8e, किसी पे आता है 10e, ऐसे आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका HCF कितना होगा बताओ? इसका अगर HCF लिखूं तो E होगा। यस सर। इसका मतलब क्या है? नेचर में कोई किसी भी बॉडी का जो चार्ज है ना, वो E का मल्टीपल है। क्या है? E ई का का मल्टीपल। मल्टीपल है। यानी हम किसी भी बॉडी में चार्ज को काउंट कर सकते हैं, किसके टर्म में? E के टर्म में। E के टर्म में काउंट कर सकते हैं। तो E इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज। और किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा, बॉडी पर जो चार्ज होगा वो इसी का मल्टीपल होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इन्होंने आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से डिस्कवर करा।
Yes, sir. आ गया समझ में? Oh, yes, sir. चलो, और बता। सर, अभी तो इतना ही है सर। चलो फिर आगे चलते हैं न्यूक्लियस में। यस सर। तो न्यूक्लियस में जो जो चीजें आपको समझना है वो ये कि जब न्यूक्लियस की डेंसिटी की बात करते हैं, न्यूक्लियस डेंसिटी, तो ऑन एन एवरेज अगर बात करें ना, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके न्यूक्लियस डेंसिटी समान होते हैं। सभी का ऑर्डर होता है 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। जैसे अगर आपसे पूछे कि बताओ हाइड्रोजन एटम की डेंसिटी कितनी है, तो आपको कुछ नहीं सोचना है, लिख देना है इतनी। बोल दे आयरन की न्यूक्लियस की डेंसिटी कितनी है, तो इतनी लिख दोगे, केजी पर मीटर क्यूब। बोल दे यूरेनियम के न्यूक्लियस की डेंसिटी कितनी है, तो नेचर में जितने भी एलिमेंट्स है ना, उनके डेंसिटी, न्यूक्लियस की डेंसिटी लगभग सबकी समान है। बहुत माइनर डिफरेंस है जिसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं प्रैक्टिकली। आ गया बात समझ में? यस सर। तो ये याद रखना है कि न्यूक्लियस की डेंसिटी कभी भी चेंज नहीं होगी। और जब न्यूक्लियस की डेंसिटी चेंज नहीं होगी, तो एक और रिलेशन बताया था, रेडियस का मास नंबर के साथ रिलेशन। रेडियस का मास नंबर के साथ रिलेशन। किसी भी एलिमेंट का रेडियस निकालना हो तो मास नंबर मालूम होनी चाहिए और ये R0 पता होनी चाहिए, तो उसका निकाल सकते हो R की वैल्यू। जैसे कंपेयर करके बताओ आप, जैसे हमें दिया हुआ है दो एलिमेंट्स गिवन है, एक एलिमेंट्स की एटॉमिक वेट है, एटॉमिक मास नंबर है 27, और दूसरे की एटॉमिक मास नंबर है 8। और कह रहा, क्या कह रहा कि एक का रेडियस है, एक का रेडियस लिखा है 7 फर्मी मीटर। फर्मी क्या होता है? फर्मी होता है 10⁻⁻15। इसको बोलते हैं फर्मी या फेम्टो। ठीक है, तो आपको यस सर। R2 की वैल्यू बतानी है, क्या होगी बताओ। A1 A2 गिवन है, R1 गिवन है, तो R2 कैसे निकालेंगे? रिलेशन में पुट कर देंगे, आसान है। नहीं, जल्दी बताओ कितना आएगा आंसर। आंसर बताओ जल्दी से। यस सर। डिवीजन फटाफट कर दो। यस सर। करो सर, एक सेकंड। R2/R1 कितना हो जाएगा? A2/A1 का स्क्वायर हो जाएगा। और A2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 8। A1 का वैल्यू 27, सॉरी इसका पावर 1/3 है, तो 1/3 कर दो। और हमें पता है 8 को लिख सकते हैं 2, और 77 को लिख सकते हैं इतना का पावर क्यूब। और पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये कट जाएगी, आ जाएगी 2/3। और R1 का वैल्यू दिया हुआ है, तो R2 का वैल्यू नहीं निकल आएगा। तो R2/R1 का वैल्यू, R2/7 की वैल्यू आ गई 2/3। तो R2 की वैल्यू कितनी आ गई? 14/3, यानी लगभग लगभग 5 फर्मी मीटर। ये आंसर हो गई। यहाँ तक आ गया समझ में? यहाँ तक आ गया यस समझ सर। में? अब मैं यस सर। आपको बात करने वाला हूँ न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की, या न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की बात करने वाला, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की। तो सबसे पहले मैं एक थ्योरी का बात करूंगा, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। आइंस्टाइन का रिलेशन पहले भी बताया था, मास एनर्जी इक्विवेलेंस।
इस रिलेशन को सबसे पहले समझेंगे। यहाँ पे मास एनर्जी इक्विवेलेंस में क्या बताया था कि अगर मान लो मास है m, तो इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या होगी, mc² होगी। होगी कि नहीं, यही होगी। E = mc²। ये अब जैसे हमें इस फॉर्मूले से 2-3 रिजल्ट आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। जैसे जैसे मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन का मास, हमें एक इलेक्ट्रॉन के मास को एनर्जी में बदलना है, तो कितना होगा एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से आपको बताना है एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास ऑफ 1 यूनिट। 1 यूनिट मास के इक्विवेलेंट एनर्जी कितनी होगी, ये चीजें तो पहले से पता होनी चाहिए। कितनी हो जाएगी, फॉर्मूला पता है, उसमें रख दो। जैसे अगर हमें इलेक्ट्रॉन की मास चाहिए, इलेक्ट्रॉन का मास पता है कितनी होती है, 9.1 10⁻³ kg होती है। तो इसका एनर्जी कितना हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा m × c²। c की वैल्यू कितनी होती है, अब वैल्यू देखो 9.1, 3 का स्क्वायर 9, 10⁻³ और यहाँ 16 जुड़ जाएगा। कितना आ जाएगा बताओ, 9 ये आ गया, 10 का पावर ये कितना आ जाएगा बताओ जल्दी से, ये आ जाएगा -15। आएगा कि नहीं आएगा, इतना जूल आ जाएगा ये एनर्जी। लेकिन हमें मॉडर्न फिजिक्स में एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में हमेशा लिखना है। ये जूल में आया, तो एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखने के लिए क्या करते हैं, जूल वाले एनर्जी को डिवाइड कर देते हैं 1.6 10⁻⁻19 से, ये डिवाइड कर देते हैं। तो वो किस में आ जाती है, वो आ जाती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ जाती है। कैसे निकाला, फिर से देख लो। एनर्जी को लिखना था mc², तो ये आ गया -15। और अब हमें क्या करना है, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है, तो ऐसे लिख दिया। अब जरा बताओ एनर्जी कितनी हो जाएगी, 81.9 डिवाइडेड बाय 1.6, और ये आ जाएगा 10⁻⁴। बहुत हाई एनर्जी है नहीं। जनरली जो पार्टिकल होता है उसकी मास एनर्जी इक्विवेलेंस में जो एनर्जी होती है ना, वो एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज में होती है। इसीलिए सारी एनर्जी को मेगा में बदलना होगा। मेगा में बदलने के लिए 10⁻² से मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड कर दो, 4 और 2 6 हो जाएगा, ये मेगा बन जाएगा। तो एनर्जी कितनी आ जाएगी, ये लगभग कितना हो जाएगा, 82 बोल दो, 1.6 और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो, और ये आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी कितनी आ जाएगी, जल्दी से डिवाइड करो, 0.82 बाय 1.6, ये आया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लगभग देखो कितना आता है, 0.5 आता है कि नहीं आता है, कितना आ रहा है सचिन, सो गए हो क्या, सचिन। अरे सर, म्यूट हो गया था सर, म्यूट। तो देखो 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी क्या, हो जाएगी।
ये सर म्यूट पे कर लिया सर। अब जरा देखो, तो ये जो एनर्जी है ना, ये याद रखना हमेशा। इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी, इलेक्ट्रॉन के मास को एनर्जी में बदलेंगे तो कितनी एनर्जी होगी? 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी एनर्जी होगी? 0.5 0.5 मेगा में। इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन दिया था हमने कि 1 यूनिट मास कितनी होती है, तो होता है 1.67 10⁻⁻27 kg। अब बताओ इसको, इसका एनर्जी कितना होगा? 1 यूनिट मास को एनर्जी में कन्वर्ट करने हैं तो कितनी एनर्जी होगी, जल्दी से बताओ। तो एनर्जी को लिखेंगे mc²। मास की वैल्यू 1.67 -27 और c की वैल्यू रख देंगे, स्क्वायर कर देंगे। मैं डायरेक्ट लिख दूं आंसर? यस सर। तो ये आंसर आ जाएगी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 1 U की एनर्जी आती है। किसकी एनर्जी आती है? 1 यूनिट ऑफ मास की। ये यूनिट मास को एनर्जी में बदलोगे तो ये एनर्जी आएगी। सर पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हाँ, पहले सर उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के बाद उसमें इंटू इंटू कर दूंगा, फिर आ जाएगी मैं। नहीं, कुछ नहीं करना है। मॉडर्न फिजिक्स में सारे एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रखना है। ऑप्शन भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आएगा। यस सर। जैसा लिख रहा हूं उसी रूप में आंसर आना है। बात आ गई समझ में? यस सर। ये एनर्जी, तो किसी भी एनर्जी को लिखना हो मास के करस्पॉन्डिंग तो इस तरीके से फॉर्मूला लगा दो, आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में। यस सर। अब मैं बात करूंगा न्यूक्लियर। न्यूक्लियर, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन में आप जनरली ना ऐसे देखते हो, दो पार्टिकल्स रहता है, वो जुड़ करके कोई एक तीसरा पार्टिकल बनाता है, या कोई चौथा भी बना सकता है, कोई पांचवा भी बना सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है, है ना? मान लो यस कोई सर। न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ और ऐसा हो गया, तो जब भी ऐसा होता है तो आपको पता है इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। नहीं, इसको क्या बोलते हैं? यस सर। प्रोडक्ट। यही तो बोलते हैं। यस सर। न्यूक्लियर रिएक्शन में या केमिस्ट्री में इस तरीके से रिएक्शन करते हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रूप में। तो उसी फॉर्मेट में मैं लिख रहा हूँ। तो जब भी कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होता है या कोई भी सिस्टम बनता है, रिएक्शन ही नहीं, कोई भी सिस्टम बना, जैसे जैसे देखो एक हाइड्रोजन एटम को देखता हूँ, एक सिंगल हाइड्रोजन एटम की बात करता हूँ। तो सिंगल हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन है बताओ? एक इलेक्ट्रॉन है, यस सर। एक प्रोटॉन है और यस सर। 0 न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन तो है ही नहीं। नहीं, यस सर। इन सब को जोड़ करके हम बनाते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। पहले क्या था देखो, मैं एक ये सारा लिया फ्री, पहले फ्री है, और इसी को हमने क्या कर दिया? बाउंड कर दिया, बांध करके एक सिस्टम बना दिया, एक हाइड्रोजन एटम। तो पहले मास अगर निकालोगे ना, मास मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ 1 प्रोटॉन प्लस मास ऑफ, न्यूट्रॉन तो है ही नहीं, तो न्यूट्रॉन की बात क्या करें, न्यूट्रॉन तो है ही नहीं। तो ये जो मास आप जोड़ोगे ना, फिर हाइड्रोजन एटम का मास लिखोगे, तो ये मास ना कम हो जाता है इससे। ये वाला मास ना थोड़ी सी कम हो जाती है कोई भी सिस्टम बनने में। समझ में आया क्या? अगर पार्टिकल्स अलग अलग होते हैं तो उसकी मास ज्यादा होती है, और जैसे ही कोई एक सिस्टम बना लेता है न्यूक्लियर, कोई भी एक सिस्टम बना लिया,
तो उसकी मास घट जाती है। ये बात Yes, समझ में sir. आया? आ गया सर. तो जब जो मास में कमी आती है ना, उसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। उसको क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट. हाँ, तो ये एक इम्पोर्टेंट टर्म्स है न्यूक्लियर फिजिक्स में, मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट को डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मास डिफेक्ट बता सकते हो क्या होगी? यस सर. मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। सही है क्या? रिएक्टेंट का मास को प्रोडक्ट के मास से क्या कर दो? माइनस कर दो। यस सर. तो वहीं से तो पता चलेगा कितना मास नहीं दिख रहा है, कितना मास गायब हो गया है। यस सर. ये मास डिफेक्ट कहलाती है। मास डिफेक्ट गया कहाँ? वो मास गई कहाँ? तो आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया कि वो जो मास में कमी आती है वो सिस्टम को बनाने में खर्च हो जाती है। समझ में आया कि नहीं? यस सर. सिस्टम को बनाने में खर्च हो जाती है, इसीलिए नहीं दिखता है। उस एनर्जी को भी अगर जोड़ दो तो मास पता चल जाएगा। तो ये मास डिफेक्ट होती है। कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन तभी होगा, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन तभी होगा, न्यूक्लियर रिएक्शन के पॉसिबल होने की कंडीशन, के पॉसिबल होने की कंडीशन। जैसे बहुत सारा रिएक्शन लिख देगा और बोलेगा कौन सा न्यूक्लियर रिएक्शन संभव है, तो कैसे बताओगे? तो जिसमें मास डिफेक्ट पॉजिटिव आए, जिसमें मास डिफेक्ट क्या आ जाए, पॉजिटिव. वही न्यूक्लियर रिएक्शन संभव है। जिसमें मास डिफेक्ट पॉजिटिव आए वही न्यूक्लियर रिएक्शन हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। आ गया बात समझ में? यस सर. न्यूक्लियर रिएक्शन कौन सा पॉसिबल होगा? जिसमें मास डिफेक्ट होगी पॉजिटिव। तो एक हो गया मास डिफेक्ट हमारा। अब मैं बात करता हूं, एक और टर्म्स यूज में आ रही है, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी को बी डॉट ई से रिप्रेजेंट करेंगे। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? जैसे अभी अभी मैं बताया कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन था और एक प्रोटॉन था, अलग अलग था पहले, और ये कंबाइन किया और एक सिस्टम बनाया। इस सिस्टम को हम बोलते हैं हाइड्रोजन एटम। नहीं, इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन यस सर. एटम। तो अगर आपसे पूछे कि मास डिफेक्ट कितना हुआ तो क्या बोलोगे? मास डिफेक्ट कितना हुआ? तो बोलेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन माइनस मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। यही तो होगा मास डिफेक्ट। और ये जो मास में थोड़ी सी कमी आई वो मास गया कहाँ? तो सिस्टम को मजबूत करने बराबर. में वो खर्च हो गया। और आपको पता है सिस्टम को मजबूत करने में जो एनर्जी लगती है, सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में जो एनर्जी लगती है, उसको कौन सी एनर्जी बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग. कौन सी एनर्जी बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी. बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो गया? बाइंडिंग एनर्जी हो गया एनर्जी रिलेटेड विद मास डिफेक्ट। एनर्जी रिलेटेड विद मास डिफेक्ट is called binding energy. बाइंडिंग एनर्जी। ये जो मास में कमी आई, आपको पता है ना आइंस्टाइन का रिलेशन क्या लिखते हैं? एनर्जी इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, लिखेंगे कि नहीं? यस सर. ये क्या है? ये है मास डिफेक्ट, यानी नहीं पता चल रहा था कि सिस्टम का मास क्यों गायब हो जा रहा है।
तो आइंस्टाइन ने बोला मास एनर्जी के फॉर्म में गायब हो जा रहा है। किसमें गायब हो रहा है? एनर्जी के फॉर्म में। एनर्जी कितना आएगा? इसी एनर्जी को हम लोग कौन सी एनर्जी बोलेंगे? बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी निकालना हो तो क्या करोगे बताओ? मास डिफेक्ट निकाल करके और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? सी स्क्वायर से। मास डिफेक्ट को कैलकुलेट करके किससे मल्टीप्लाई कर देनी है? सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देनी है, तो बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। आ गया बात समझ में? यस सर। यहाँ के बाद थोड़ी सी यूनिट पे ध्यान रखना है कैलकुलेशन के वक्त। मॉडर्न फिजिक्स में मास की 2 यूनिट यूज में आती है। एक तो मास की यूनिट होती है केजी। क्या होती है? और एक अभी अभी देखा था, एनर्जी को लिखते हैं हम लोग mc²। और मॉडर्न फिजिक्स में एनर्जी का यूनिट होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मास को क्या लिख सकते हो? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c²। लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। तो मॉडर्न फिजिक्स में मास की यूनिट अगर ये लिख दे तो, है ना, हार्ट अटैक नहीं आ जाए, ऐसा है। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c² भी मास की यूनिट होती है। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c² किसको लिखेंगे? मास के एनर्जी को लिखेंगे, मास के यूनिट को लिखेंगे। मास के यूनिट को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c² भी लिख सकते हैं। यस सर। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। सर हाँ अभी आपने सर मास डिफेक्ट में बताया था हाँ, कि सर रिएक्टेंट का मास। प्रोडक्ट के मास से ज्यादा होना चाहिए। हाँ सर। एनर्जी, रिएक्टेंट का मास। ये मास ज्यादा होगा यानी मास में क्या होगा? कमी होगा। जब रिएक्टेंट यस से सर। प्रोडक्ट पे जाएंगे तो मास में कमी होगा। तो हमें पता करना होगा कि ये मास में कमी गया कहाँ। तो सिस्टम को बनाने में खर्च हो गया, सिस्टम को यस सर। बनाने में खर्च हो गया, सिस्टम को बनाने में खर्च हो गया। जिस यस एनर्जी सर। को हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। हाँ ठीक है, यस सर। यस सर। तो ये मास की एक यूनिट यूज में आएगी। हमें क्या करना है? फॉर्मूला ध्यान लिखते वक्त ये ध्यान रखना है कि जैसे मास डिफेक्ट लिख रहे हैं, मास डिफेक्ट लिख रहे हैं, तो मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी लिखा, फिर लिखा माइनस मास ऑफ सी प्लस मास ऑफ डी, ये लिखा। तो ये मास जनरली यू के टर्म में लिखा रहता है। किसके टर्म में लिखा रहता है? यूनिट के टर्म में। मास के यूनिट के टर्म में क्वेश्चन में दिया रहेगा, यू के टर्म में दिया रहेगा। तो जब यू के टर्म में दिया रहेगा और अगर हमें बाइंडिंग एनर्जी निकालना हो, तो बाइंडिंग एनर्जी निकालने में क्या करोगे? तो बाइंडिंग एनर्जी पता है, क्या लिखते हो? डेल्टा एम इंटू c², ये लिखते हैं ना। तो डेल्टा एम को यस सर। कैसे लिखेंगे? देखो, एम ए प्लस एम बी माइनस एम सी प्लस एम डी, ऐसे लिखेंगे। और सब में यूनिट मास होगा तो यूनिट मास कॉमन आ जाएगा कि नहीं? यस सर। आई इंटू c² होगा कि नहीं? आ जाएगा। यस सर। तो ये जो यूनिट मास है, 1 U मास है, 1 U मास को एनर्जी में बदलना है। तो 1 U मास की एनर्जी कितनी होती है बताओ? 1 U जो मास है उसकी एनर्जी कितनी होती है? अभी बताया था, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है कि नहीं होती है? यस सर। लेकिन देखो, ये मास है, इधर हम एनर्जी लिख रहे हैं, तो एनर्जी को c² से डिवाइड करेंगे तब ना मास आएगा, तब ना ये मास की यूनिट बनेगा। यस सर। तो जहां कहीं भी ना 1 U दिखे मास, 1 U अगर मास दिख जाए
तो आप डायरेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट करके ऐसे लिख देना 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर लिख दोगे क्या? यस सर। तो मास का एनर्जी फॉर्म वाला बन जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे यू के टर्म में है, तो यू के टर्म में है तो क्या लिखेंगे? बाइंडिंग एनर्जी को लिख देंगे। बाइंडिंग एनर्जी अभी अभी क्या लिखा था? बाइंडिंग एनर्जी लिखा था मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी माइनस मास ऑफ सी प्लस मास ऑफ डी, और यहाँ पे 1u था, 1u इंटू सी स्क्वायर। अब 1u को क्या लिखोगे? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं? यस सर। बाइंडिंग एनर्जी कितनी आ जाएगी? बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी ma प्लस एम बी माइनस एम सी प्लस एम डी, और 1u को लिख दिया 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर मल्टीप्लाई सी स्क्वायर। एक सी स्क्वायर पहले से मल्टीप्लाइड भी है, तो ये कट जाएगा कि नहीं? कट जाएगा। यस सर। तो बाइंडिंग एनर्जी कितना आया? बाइंडिंग एनर्जी आया एम ए प्लस एम बी माइनस एम सी प्लस एम डी मल्टीप्लाई 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहने का मतलब समझो, कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया? मास डिफेक्ट कुछ भी लिख दिया। मास डिफेक्ट कितना लिख दिया? मास डिफेक्ट लिख दिया सपोज करो 1.0075 ऐसे लिख दिया। कितना लिख दिया? 1.0075 यूनिफाइड। हाँ, अब बताओ बाइंडिंग एनर्जी कितना है? तो जल्दी उसमें बताओ क्या सर बाइंडिंग फिर? एनर्जी क्या है? तो जब भी यू में गिवन हो मास डिफेक्ट, तो बाइंडिंग एनर्जी आप डायरेक्ट लिख सकते हो। केवल इसको 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दो। मास डिफेक्ट में यू दिखे तो बाइंडिंग एनर्जी में ये एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगा। आया यस समझ सर। में? आ गया सर। अच्छा, ये बाइंडिंग एनर्जी होता क्या है? बाइंडिंग एनर्जी स्टेबिलिटी को शो करता है। किसको शो करता है? स्टेबिलिटी। अब मास डिफेक्ट किसको शो करता है? स्टेबिलिटी को। स्टेबिलिटी किसकी? न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस की। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं पे मास डिफेक्ट ज़्यादा है या बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ न्यूक्लियस इज मोर स्टेबल। इसका मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियस इज मोर स्टेबल। हाँ, या कोई रिएक्शन ही हो रहा है और वहां पे मास डिफेक्ट या बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, इसका मतलब होगा कि प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल। प्रोडक्ट क्या है? ज़्यादा स्टेबल। समझ में आ गया ये बात? एक और टर्म यूज में आती है जिसको बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? पैकिंग फ्रैक्शन। हाँ, पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन पीएफ। ये भी बहुत छोटी सी चीज है। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होती है? मास डिफेक्ट को मास नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो इसी को बोलेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। मास डिफेक्ट को किससे डिवाइड कर दिया? मास मास नंबर से। डिफेक्ट को मास नंबर से डिवाइड कर दिया। और इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, इसको ऐसे रीड करते हैं, मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन। मास डिफेक्ट पर पर न्यूक्लियन। न्यूक्लियन। मास नंबर क्या होती है? मास नंबर होती है नंबर ऑफ न्यूक्लियन, यही तो होती है। तो मास यस सर। डिफेक्ट पर न्यूक्लियन इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। समझ में आ गया? पैकिंग फ्रैक्शन का यूनिट होगा क्या?
पैकिंग फ्रैक्शन की यूनिट बताओ क्या होगी? किलोग्राम होगी, क्योंकि मास नंबर एक नंबर होता है, नंबर का कोई यूनिट नहीं, या मास का यूनिट केजी। समझ में आया? नेक्स्ट यस पॉइंट, सर। नेक्स्ट पॉइंट स्टडी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है? सिंपल है, बाइंडिंग एनर्जी को मास नंबर से डिवाइड करना है, इसी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, है ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ये क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी को मास नंबर से डिवाइड करना होता है। और ये सारी चीजें क्या रिप्रेजेंट करता है? स्टेबिलिटी को। किसको रिप्रेजेंट करता है? स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस या स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, इसको ये इंडिकेट करता है। तो किसी भी रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन में इसका ज्यादा होना बहुत जरूरी है। यहां तक आ गया बस समझ में? अब न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी का एक ग्राफ होता है, उस ग्राफ को समझो। न्यूक्लियस के स्टेबिलिटी का ना एक ग्राफ होता है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मास नंबर के साथ अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, तो कुछ ऐसे नजर आता है। ध्यान से देखना इसको, कुछ ऐसे नजर आता है। देखे हो कि नहीं देखे हो? ये ग्राफ देखे हो कि नहीं? ऐसे ग्राफ आता है। ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? सब यहाँ पे देखो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है? मैक्सिमम है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है? मैक्सिमम है। और मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसका होता है? आयरन का होता है। किसका होता है? आयरन का होता है। और ये होता है आयरन का एटॉमिक नंबर 26 और मास नंबर 56, यही तो होता है। और किसी भी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी इससे कम होती है। इस साइड क्या शो करता है? इस साइड शो करता है लाइट न्यूक्लियाई, और ये वाला क्या शो करता है? हैवी न्यूक्लियाई। तो लाइट न्यूक्लियाई हो या हैवी न्यूक्लियाई, उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आयरन से कम होती है। तो कोई भी न्यूक्लियस आयरन के न्यूक्लियस के स्टेबिलिटी को गेन करना चाहता है। क्या गेन करना चाहता है? आयरन के न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को। और आयरन के न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है 8.8 के करीब। कितना होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन? 8.8 के करीब होता है, मैक्सिमम होता है। यही अगर सर इसको यूरेनियम का अगर आप निकालोगे तो और कम होगा। और इधर हाइड्रोजन का या ड्यूटेरियम का, ट्राइटियम का, सोडियम का निकालोगे तो कम होगा। इस सर ग्राफ दोबारा का, बता दीजिए। हाँ दोबारा बता दीजिए सर इसको, क्या इसी ग्राफ को सर। कहाँ ध्यान था? सिंपल ही तो चीज था। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का एक सिंपल ग्राफ है। ये क्या बता रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मैक्सिमम कहाँ पे है? इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग है। और इस किसका है? ये आयरन का है। तो आयरन का जो न्यूक्लियस है, आयरन न्यूक्लियस, ये मोस्ट स्टेबल होता है। कितना होता है? मोस्ट स्टेबल। और इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी होती है? 8.8 के करीब होती है। तो कोई भी न्यूक्लियस इसी के जैसा बनना चाहता है, तो जो भी रिएक्शंस होगा ना, वो इधर शिफ्ट करना चाहेगा, आयरन के तरफ शिफ्ट होगा।
ऐसे समझो, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मान लो एक न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ, एक न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ और यूरेनियम मान लो बेरियम और क्रिप्टन में टूट गया। ऐसे ही टूटता है। यूरेनियम किस में टूट गया? देखो, बेरियम और क्रिप्टन में। अब मैं शो कर रहा हूं, आप बताना सही शो किया हूं या गलत। ग्राफ से इसको मैं शो कर रहा हूं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मास नंबर के साथ ग्राफ। और ग्राफ बहुत सिंपल ड्रॉ कर देता है क्वेश्चन में। यहाँ पे यूरेनियम है, सॉरी, इस तरीके का ग्राफ है। और मान लो यहाँ पे यूरेनियम को लिखा हूँ और यहाँ पे लिखा हूँ बेरियम को और यहाँ पे लिखा हूँ क्रिप्टन को, या यहाँ पे बेरियम को लिखा हूँ और यहाँ पे लिखा हूँ क्रिप्टन को। यहाँ पे बेरियम को लिखा हूँ और यहाँ पे क्रिप्टन को लिखा हूँ। तो बताओ सही रिप्रेजेंटेशन है या नहीं? इस रिएक्शन का, ये जो रिएक्शन हुआ है उसका सही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ है कि नहीं हुआ है? सर कैप्टन का लास्ट में, बेरिलियम का सही हुआ सर। अच्छा, रिएक्शन होता क्यों है? रिएक्शन होता है ज्यादा स्टेबल होने के लिए। रिएक्शन क्यों होता यस है? सर, मान लो अगर ज्यादा इसका स्टेबल हो। स्टेबिलिटी है 5, इसका स्टेबिलिटी पहले कितना था? 5। 5। तो इसका कुछ हो गया 6 और इसका हो गया 7। स्टेबिलिटी तो बढ़ना चाहिए ना। यस सर। तो स्टेबिलिटी कौन बताएगा? ये हाइट बताएगा, ये हाइट। यूरेनियम का अगर हाइट ये है तो बेरियम और क्रिप्टन का हाइट इससे ज्यादा होना चाहिए। यस सर। समझ में आया कि नहीं? यस सर। बेरियम को तो सही दिखाया, ऊपर दिखाया हूं तो इसका हाइट ज्यादा हो गया, लेकिन क्रिप्टन को कम हाइट पे दिखाया हूं, ये गलत रिप्रेजेंटेशन है। समझ यस में सर, आया कि नहीं? आ गया सर। हाँ, क्वेश्चन में देता हूं तब समझ में आएगा। क्वेश्चन में दे रहा हूं, एक ग्राफ गिवन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में एक ग्राफ गिवन है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मास नंबर के साथ। इस तरीके का ग्राफ है और क्वेश्चन में दिया हुआ है ये ए है, ये बी है और ये सी है। ऐसे दिया हुआ है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन आर पॉसिबल। कौन सा न्यूक्लियर रिएक्शन संभव है ये बताना है। ठीक है, अब मैं रिएक्शन लिख रहा हूं। क्या रिएक्शन लिखा हूं? रिएक्शन लिखा हूं, पहला रिएक्शन है ए कन्वर्ट हो सकता है बी और सी में। दूसरा लिखा हूं बी कन्वर्ट हो सकता है ए और सी में। तीसरा लिखा हूं सी कन्वर्ट हो सकता है ए और बी में। कौन कौन सा रिएक्शन संभव है ग्राफ से देख के बताओ। ए बी और सी में टूट सकता है कि नहीं? सर नहीं टूटेगा सर, ये ए बी और सी में, क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि सर उसकी क्यों नहीं टूटेगा भाई? ए का, पहले ए का हाइट कम था,
अब बी का हाइट ज्यादा हो गया, सी के हाइट ज्यादा हो गए, ए के हाँ सर, टूट जाएगा, हाइट ज्यादा हो गया, तो हो स्टेबिलिटी जाएगा सर, ज्यादा हो गया, रिएक्शन तो होगा, क्यों नहीं होगा। होगा सर। बी ए और सी में टूटेगा कि नहीं। बी ए और सी में टूटेगा कि नहीं? नहीं सर। हाँ नहीं टूटेगा, समझ में आया कि नहीं, यस क्योंकि सर। ए का हाइट कम हो रहा है। और सी ए और बी में टूटेगा कि नहीं। सी ए और बी में टूटेगा कि नहीं? सी ए और ए, नहीं सर। हाँ यहाँ पे भी ए का हाइट कम हो रहा है, समझ में आया क्या। यस सर। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये रिएक्शन बताता है कि कौन सा रिएक्शन हो सकता है और कौन सा रिएक्शन नहीं हो सकता नहीं है। सर। आ गया समझ में। यस। अच्छा इस रिएक्शन को कहते क्या है, जो अभी हम ग्राफ क्वेश्चन के थ्रू बनाए हैं। ए टूट रहा, ए बी और सी में ब्रेक हो रहा है। दूसरा मैं एक ग्राफ देता हूं, उसके थ्रू मैं बताऊंगा। जैसे देखो, या मैं इसको रिएक्शन के थ्रू अब यहाँ पे बता ही देता हूँ। तो इस ग्राफ से जितना भी रिएक्शन संभव है वो दो तरीके का रिएक्शन होता है। न्यूक्लियर रिएक्शंस कितने तरीके का होता है। दो तरह के। दो तरीके का होता है, सबको पता है ये, 9 10 से ही पढ़ते आ रहे हो। एक होता है फ्यूजन और दूसरा होता है फ्यूजन। नहीं, यस सर। इसको हिंदी में बोलते हैं फ्यूजन को विखंडन, टूटना, और फ्यूजन को बोलते हैं जोड़ना। टूटना और जोड़ना ये दो प्रोसेस। टूटता कौन है। सर जो ज्यादा होगा वही टूटेगा। सही है। जो हैवी, जिसका ना एटॉमिक मास नंबर बहुत ज्यादा होता है, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, वो टूटता है। जुड़ेगा कौन, जिसका जिसका कम एटॉमिक होगा। मास नंबर बहुत कम होता है वो जुड़ता है। तो ये दोनों रिएक्शन इस ग्राफ के रूल के अकॉर्डिंग चलेगा, जो अभी बताया हूं, इस ग्राफ के रूल के अकॉर्डिंग चलेगा। कोई भी रिएक्शन होगा उसमें स्टेबिलिटी का ध्यान रखा जाएगा। समझ में आया क्या। कोई भी रिएक्शंस होगा ना तो उसमें स्टेबिलिटी का ध्यान रखा जाएगा। तो कोई भी एक रिएक्शंस ले लेंगे, टूटने में क्या होगा, जैसे अगर फ्यूजन रिएक्शन की बात करें तो फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है। फ्यूजन रिएक्शन जनरली इनिशिएट होता है थर्मल न्यूट्रॉन से। किससे। थर्मल न्यूट्रॉन से। थर्मल न्यूट्रॉन से। थर्मल न्यूट्रॉन मान लो बहुत बड़ा यूरेनियम का एक एलिमेंट है और यहाँ पे एक बहुत हाई स्पीड का न्यूट्रॉन जा करके हिट किया, तो उसके बाद लगा ये रिएक्शन शुरू करने लगता है। ये छोटा दो दो छोटा एलिमेंट में टूट जाता है, जिसको बोलते हैं बैरियम और क्रिप्टन। बहुत सारी चीजें होता है इसका पॉसिबिलिटी। और तीन तीन न्यूट्रॉन भी बना देता है, कभी कभी दो न्यूट्रॉन बनाता है और रिएक्शन थोड़ा डिफरेंट होता है। तो इस तरीके का रिएक्शन होता है। इसको क्या बोलेंगे, पेरेंट न्यूक्लियाई बोलेंगे, है ना, यस सर। पेरेंट न्यूक्लियाई। और इसको इस सब को क्या बोलेंगे, डॉटर, डॉटर। डॉटर न्यूक्लियाई। तो इनका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, इनका स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा ज्यादा होगा। होगा। और इसी तरीके से फ्यूजन में भी होता है। फ्यूजन का एग्जांपल तो फेमस है, सन का जो ग्लो होता है, सन की जो बर्निंग है, सन बर्निंग, ये किसके कारण होता है, फ्यूजन के कारण होता है। जितने भी स्टार्स और गैलेक्सी आप चमकता हुआ देख रहे हैं ना, उन सब का रीजन होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, सॉरी फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। जो नया नया स्टार बनता है, मान लो एक न्यू स्टार बना,
तो जो न्यू स्टार होता है ना, उसमें हाइड्रोजन एटम होता है 100%। कितना होता है? 100%। हाँ। अब ये हाइड्रोजन ना खुद से जुड़ने लगता है, ऐसे जुड़ने लगेगा और बहुत सारा बनाएगा। कभी ड्यूटेरियम बना देगा, एक न्यूट्रॉन बना दिया ऐसे। कभी इसके साथ ये भी जुड़ गया और एक ट्राइट्रियम बना दिया, एक न्यूट्रॉन बना दिया या एक प्रोटॉन बना दिया। समझे कि नहीं? तो इस तरीके का यस सर। बहुत सारा रिएक्शंस होने लगता है। न्यूट्रॉन यहाँ बनाएगा तो बहुत सारा रिएक्शंस होने लगता है। इसी तरीके से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिल करके लास्टली अगर आप देखेंगे ना तो हीलियम का निर्माण कर देता है। किसका निर्माण कर देता है? हीलियम का हीलियम निर्माण का। कर देता है। तो इस तरीके से जब जुड़ता है ना छोटे छोटे एलिमेंट्स और बिगर एलिमेंट्स बना करके स्टेबिलिटी को गेन करता है, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन हो या फ्यूजन हो, कौन कौन से रूल को हमें ध्यान में रखना है? पहले कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन होगा, न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या क्या कंजर्व रहता है? पहली चीज, मास नंबर कंजर्व रहता है। मास नंबर कंजर्व कंजर्व। रहता है, इसका मतलब रिएक्टेंट का मास नंबर आप जोड़ दो, रिएक्टेंट का मास नंबर और प्रोडक्ट का मास नंबर सेम ही रहेगा हमेशा। यस सर। दूसरा, एटॉमिक नंबर कंजर्वेशन। एटॉमिक नंबर या चार्ज कंजर्वेशन आप बोल सकते हैं। एटॉमिक नंबर कंजर्वेशन ये भी रहता है, यानी रिएक्टेंट में आप देख लो कितना प्रोटॉन है, या प्रोटॉन कंजर्वेशन भी बोल सकते हो। प्रोटॉन कंजर्वेशन नहीं, चार्ज कंजर्वेशन बोलो। चार्ज कंजर्वेशन रहता है। आप क्या करो, रिएक्टेंट में आप चार्ज को लिखो और प्रोडक्ट में चार्ज को लिखो, तो वो हमेशा सेम ही रहेगा। इससे क्या होगा, इससे ना आप रिएक्शंस को पता कर सकते हो कि वो सही लिखा है या गलत लिखा है। तो मास नंबर और एटॉमिक नंबर के अलावे मोमेंटम भी कंजर्व होता है। क्या कंजर्व होता है? मोमेंटम और एनर्जी। मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व होता है। मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व होता है। तो ये न्यूक्लियर रिएक्शंस में कंजर्व होता है। कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होगा तो उसमें अननोन्स को फाइंड करने का ये 2 स्टेप है। इन 2 स्टेप के हेल्प से आप अननोन को फाइंड कर सकते हो। अब एक दो पॉइंट और बचा है, एक दो पॉइंट और बचा है इसमें, ठीक है? यस सर। वो बचा है जब भी न्यूक्लियस की बात करते हैं ना, तो दो तरीके का न्यूक्लियस हमारे सामने होता है। एक न्यूक्लियस होता है अस्टेबल होता है, और दूसरा कौन सा होता है? अनस्टेबल। अनस्टेबल। तो अभी अस्टेबल और अनस्टेबल, अनस्टेबल को हम लोग पता है बोलते हैं रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। और आपको पता है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई से क्या होती है? बहुत सारे पार्टिकल्स का एमिशन होता है कि नहीं? बहुत सारे पार्टिकल्स का एमिशन होता है, कभी कभी यस कैप्चर सर। भी होता है। तो उसको अब हमें डिटेल में पढ़ना है, कौन कौन सी एमिशन है। जैसे अल्फा रे एमिशन, ये कैसे होता है, न्यूक्लियस से कैसे बाहर जाता है, इनकी हम बात करेंगे। अल्फा रे एमिशन, नेगेटिव बीटा रे एमिशन, पॉजिटिव बीटा रे एमिशन, पॉजिटिव बीटा रे एमिशन, गामा रे एमिशन, गामा रे एमिशन, और लास्ट एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इलेक्ट्रॉन कैप्चर, इनको हम लोग कल देख लेंगे।
इनको हम लोग कल देख कल लेंगे। देख लेंगे। इसको हम लोग कल देख लेंगे। आज थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं प्रीवियस ईयर से, क्या? हाँ, यस सर, यस सर। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं प्रीवियस ईयर पे, क्या पूछता है नहीं पूछता है। कहाँ गया भाई नीट? क्वेश्चन देख लेते हैं। नीट 2020 में ये आया था, नीट 2020 ही बना लो, खुश हो जाओगे। यस सर, ये वाला तो है। ये बना 84 नंबर। यस सर। bombarded with a neutron ships. अभी बताया था ना, कोई भी रिएक्शन में मास नंबर और एटॉमिक नंबर, मास नंबर और चार्ज नंबर कंजर्व होता है, यस सर। उसी से ये सॉल्व होगा। वैसे अभी जो मैं बताया था उधर, उसका ध्यान होगा तो आंसर लिख दोगे। एक नहीं बोला था बैरियम और क्रिप्टन, यस सर। 3 न्यूट्रॉन भी बोला था, नहीं बोला था? यस सर, करो बोला तो सर उसका, सर इसका उतना हो गया सर 36। तो करते हैं, देखो क्वेश्चन करते हैं। अपन इसका यही हो गया सर इसका तो, हाँ, पहली वाला आंसर हो गया सर इसका। देखते हैं, इसको करते हैं। अगर सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। यूरेनियम 92 लिखा क्या है, देखो यूरेनियम 92 235, और एक न्यूट्रॉन, मास नंबर 1 होता है और चार्ज नहीं होता है न्यूट्रॉन को। ये क्या बनाया? तो ये बनाया क्रिप्टन। क्या बनाया? क्रिप्टन बनाया। क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर 36 और 89। कहता है 3 न्यूट्रॉन भी बना और एक एलिमेंट बना जिसका ना हमें एटॉमिक नंबर पता है ना मास नंबर पता है, यही ना? यस सर। यही देखो, 3 न्यूट्रॉन बना, 89 36, 89 36 सही है। अब मैं क्या बोला था, मास नंबर कंजर्वेशन लगता है, मास नंबर कंजर्वेशन लगता है। लगता है। तो ऊपर वाला मास नंबर है, तो मास नंबर लेफ्ट साइड में कितना है? 235 प्लस 1। राइट साइड में कितना है? 89 प्लस ए प्लस वन। 1 नहीं, 3 न्यूट्रॉन है ना, सर आप। 3। यस सर जी। 236 हो गया, इसको जोड़ लो तो कितना आ जाएगा? 9 3 12, 92 आ जाएगा। तो ए का वैल्यू कितना आ गया? ये 4 हो गया, और 13 में 9 गया 4, 144। मास नंबर क्या हो गया? 144। अब क्या करो, एटॉमिक नंबर कंजर्वेशन, एटॉमिक नंबर कंजर्वेशन कर लो। एटॉमिक नंबर कंजर्वेशन करो तो 92 प्लस 0 इक्वल्स टू 36 प्लस 0 प्लस जेड। तो जेड का वैल्यू 92 माइनस 36 होगा कि नहीं? और यहाँ 8 में यस सर। 5, तो उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है 56 और मास नंबर 144। तो 56 बैरियम का होता है। तो 56 और 144 देख लो कौन से ऑप्शन में है। 56 और 144 देखो, केवल इसी में तो है, यस सर। तो ये आंसर हो गया। कोई भी रिएक्शन हो तो लगा देना है मास नंबर कंजर्वेशन और एटॉमिक नंबर कंजर्वेशन। समझ में आ गया? यस सर। सर 85 वाला सर क्वेश्चन, सर्टेन मास ऑफ कौन सा? 185 वाला सर, इसकी जस्ट नीचे वाला। चलो बनाओ इसको। सर्टेन मास ऑफ चेंज।
मास डिफेक्ट यू के टर्म में दिया है, ये बताया था कि नहीं? यस सर, अभी बताया था जस्ट। तो एनर्जी बताओ क्या होगा? 931 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यस सर। हाइड्रोजन चेंज हो रहा है सर हीलियम में। क्या हो गया? हाइड्रोजन हीलियम में चेंज हो रहा है सर। हाँ, कुछ भी चेंज हो फटाफट बनाओ ना। देखो ये लिख भी दिया है कि 1U को ना 931 लिख दो, तो लिख दो। ये आ जाएगा कितना? 0.03 मान लेता हूँ लगभग, और ये 931 मान लेता हूँ। तो 2 जीरो इधर जाके इधर हो जाएगा, और ये 9 तिया 27, 28 के करीब आएगा। एक ही ऑप्शन है जो उसके नजदीक पहुंच रहा है। यस सर, डी। तो फिजिक्स में थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करेंगे, अप्रॉक्स अप्रॉक्स। ठीक है। तो बनाना इसको आगे करके, ठीक है? जो Yes, बचा sir. हुआ है उसको हम कल कर लेंगे। न्यूक्लियस से भी क्वेश्चन आता है। कोई भी रिएक्शन, जैसे ये वाला रिएक्शन हो गया, ये वाला रिएक्शन होगा, मास नंबर और एटॉमिक नंबर कंजर्वेशन लगाना है बस, उससे सॉल्व हो जाएगा। ये सब भी उसी से हो जाएगा, ये सब भी उसी से हो जाएगा। ये बताओ 31 बताओ क्या होगा? 30 with a nuclear force between two. प्रोटॉन प्रोटॉन में न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होगा कि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में, कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, किसमें ज्यादा होगा? न्यूक्लियर फोर्स इसमें ज्यादा होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में सर। अरे कल ही बताया था कि न्यूक्लियर फोर्स कोई भेदभाव नहीं रखता है, नहीं बताया था? यस सर, बराबर होगा सर। बराबर होगा ना? यस सर। और ये वही सेम है। वाला मास डिफेक्ट वाला जो बताया था, इसको पढ़ लेना। कहता है देखो, बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा किसका होता है? आयरन का होता है। यस सर। अच्छा, 1 एटॉमिक मास यूनिट, यानी 1U को एनर्जी में बदलोगे तो कितना होगा? 8 मेगा इलेक्ट्रॉन यू में कौन सा सर? ये वाला होगा सर इसमें तो, कौन सा? वो सी वाला। हाँ, सी हो जाएगा। सी वाला। 30 बोलो, यस सर। 30 में कौन सा होगा? The average bonding energy of nucleon inside an atom. न्यूक्लियस बाइंडिंग एनर्जी का बात कर रहा है। बाइंडिंग एनर्जी में कैसा एनर्जी दिखाता है? जूल में, कि इलेक्ट्रॉन यस वोल्ट सर, में, कि अर्ग में, कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में? कैसा दिखता था जब भी हम बाइंडिंग एनर्जी का बात करते हैं? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही दिखता है सर उसमें। बस हो गया आंसर। यस सर। अब ये बना, देखो नीट 2020 का क्वेश्चन है। 0.5 ग्राम को एनर्जी में बदलो, कितना एनर्जी होगा? जूल में बदलना है। तो 0.5 ग्राम को केजी में बदलेंगे तो 10⁻⁻3। ये मास हो गया। 80 यस सर। स्क्वायर करना है, 3 × 10⁸ का स्क्वायर। ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, ये 0.5 हाफ हो जाएगा, तो 4.5
और 10 का पावर ये 16 माइनस 3 13 हो जाएगा, ये ना होगा? बी। कौन सा यस होगा? सर। बी ऑप्शन हो जाएगा। यस सर। तो ये हो गया। तो ये पूरा एक बार पढ़ लेना हर एक क्वेश्चन, ठीक है? हर एक यस सर। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेना, तभी समझ में आएगा कौन सा समझ में आ रहा है, कौन सा समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है? यस सर। फिर हम लोग कल देखेंगे, क्या देखेंगे? न्यूक्लियर अनस्टेबल न्यूक्लियाई से रेडिएशन का एमिशन कैसे होता है, और उस फेनोमेनन को हम लोग रेडियो एक्टिविटी बोलेंगे। सोलर एनर्जी का कारण क्या है? सोलर एनर्जी किसके कारण होता है? बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन, की फ्यूजन ऑफ यूरेनियम, की फ्यूजन, ग्रेविटेशनल, किससे होता है? सर सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी फ्यूजन के वजह से होता है, अभी तो बताया था। सर जुड़ने से होता है, नहीं बताया था कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ा, तो ऐसे बनाया। हीलियम बन। हाँ, प्रोटॉन बनाया इस तरीके से, ठीक है? कोई भी एलिमेंट्स बना सकता है, कोई भी किसी से भी जुड़ सकता है, और हर पॉसिबल रिएक्शन वहां पे बन जाता है। तो ठीक है, कल मिलते हैं, ठीक? फिर से देखो यहाँ ठीक पे है एक सर। बार और यही क्वेश्चन पूछा है, सोलर एनर्जी इज ड्यू टू, फ्यूजन हो जाएगा, यस फ्यूजन। सर। सर रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन सर। हाँ, एक ही क्वेश्चन तो बहुत बार पूछता है। चलो कल मिलते हैं फिर। एडवांस में रिपीट नहीं होता सर। नहीं, वहाँ कुछ यस सर।